अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बच्चों, क्लास सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 16, सपोर्ट एंड मूवमेंट। बेटा जी, पिछले लेक्चर में मैंने अपने बच्चों को एक क्लिप भी दिखाया जिसके अंदर हम लोगों ने सारा पढ़ा था कि किस तरह एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने ये देखा कि जो थिन फिलामेंट थी, थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन्स की बनी हुई थी और एक्टिन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंडिंग साइट्स थी, अटैचमेंट साइट्स थी, जिनको ट्रोपोमाइसिन ने कवर करके रखा हुआ था। और उस ट्रोपोमाइसिन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कौन करता था? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन किस तरह काम करते थे? कैल्शियम आयंस के जरिए मेरा बच्चा काम करते थे। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस आकर बैठते थे ट्रोपोनिन पर। ट्रोपोनिन हिला देती थी ट्रोपोमाइसिन को और ट्रोपोमाइसिन नुमाया कर देती थी, या वो जो जिसको बाइंडिंग साइट्स को ट्रोपोमाइसिन ने ढका हुआ होता था तो वो वहां से परे हट जाती थी और इस तरह क्रॉस ब्रिजेस उठकर किसको पकड़ लेते थे? अटैचमेंट साइट्स को। डन बेटा। अब मेरा बच्चा यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता चलूं कि ये है सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर और अंदर है मेयोफिब्रिल्स। उत्तर मेयोफिब्रिल्स के ऊपर ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पिछले लेक्चर्स में ये वाली डायग्राम भी देखी थी कि ये देखिए, यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ब्लू कलर से मेरा बच्चा शो किया गया है। खुल जा सिम लो जी, ये देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्लू कलर से शो किए गए हैं। तो जब सार्कोलेमा को मैं हटाता हूं, अंदर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल आते हैं पुत्र। अच्छा, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यहाँ मैंने शो किए हुए हैं किस तरह? ये मैंने ऑरेंज कलर के शो किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, सार्कोलेमा में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बड़े होल्स होते हैं और सार्कोलेमा के ये जो होल्स हैं, ये देखो, ये अंदर को गए हुए हैं और टच कर रहे हैं, यानी इन बिटवीन दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। अच्छा, ये जो सुराख है ये एक ट्यूब है और वो ट्यूब नीचे तक जा रही है बेटा, वो ट्यूब नीचे तक जा रही है। क्लियर हो गया? तो ट्यूब जो है वो नीचे तक जा रही है और ये जो ट्यूब है ये अपने उल्टे और सीधे हाथ दोनों से किससे कनेक्टेड है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेरा बच्चा कनेक्टेड है। बेटा जी, इस ट्यूब को टी ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल। ये देखो यहाँ पर लेबल भी हुई है। इस ट्यूब को टी ट्यूब्यूल कहते हैं और टी ट्यूब्यूल कनेक्टेड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उल्टे हाथ से भी और सीधे हाथ से भी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेरा बच्चा उल्टे हाथ वाला या सीधे हाथ वाला, ये दोनों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस दिस टी ट्यूब्यूल जी, एक टी ट्यूब्यूल और उसके दाएं और बाएं जानिब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्राइएड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? ट्राइएड। याद रहेगा? तो टी ट्यूब्यूल और उसके इर्द गिर्द मौजूद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टी ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? टी ट्यूब्यूल। अच्छा, अब एक दफा हम जरा वही वाला क्लिप जो है वो जरा दोबारा देख लें कि किस तरह ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो था, एक्सॉन की फाइबर की जो एंडिंग थी, जब वहां पर नर्व इम्पल्स पहुंचेगी और केमिकल्स आएंगे किसमें बेटा? ये सार्कोलेमा में। और सार्कोलेमा की याद रखें, ये है वो टी ट्यूब्यूल, ये ब्लू कलर की, जहां आप मेरा एरो देख सकें तो ये टी ट्यूब्यूल है। और इसके खब्बे और सज्जे पासे वाले जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तीन, पहला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल और तीसरा सार्कोप्लाज्मिक, सॉरी, ये दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
दैट इज पहला, दूसरा, पहला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दरमियान वाली जो टी ट्यूब्यूल है, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे पुत्र? ट्रायड्स। अच्छा, जब नर्व इम्पल्स किस में आती थी? सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा से पुत्र वो सुराख के जरिए किस में जाएगी? टी ट्यूब्यूल में। टी ट्यूब्यूल से किस में जाएगी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन से आयंस होंगे? कैल्शियम के आयंस होंगे, और वो कैल्शियम के गेट्स खुल जाएंगे, और कैल्शियम जाकर किधर बैठेगा? ये ट्रोपोनिन पर, और ट्रोपोनिन किसको हटा देगा? ट्रोपोमाइसिन को। और नीचे वो जो रेड कलर की एक्टिन है, उसकी येलो कलर की बाइंडिंग साइट्स या अटैचमेंट साइट्स बेटा वो नुमाया हो जाएंगी, वो ढकी नहीं रहेंगी, और फिर यहाँ से क्रॉस ब्रिजेस अपनी एटीपी की मदद से उठेंगे और इन अटैचमेंट साइट्स पर अटैच होकर इसको आगे की जानिब धकेल देंगे। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करने लगा हूँ और साथ आपको बोल बोल कर भी बता दूंगा। ये देखो, ये है, ये देखें, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस है, और ये टी ट्यूब्यूल है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व इम्पल्स आई, न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलेमा में गए, सार्कोलेमा से बेटा ये ही केमिकल टी ट्यूब्यूल में उतरे। ये देखें, टी ट्यूब्यूल से ये गए ट्रायड में, दैट इज पूरे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उधर से कैल्शियम आयंस छूटे, ट्रोपोनिन पे बैठे, ट्रोपोमाइसिन परे हुई, बाइंडिंग साइट्स आया हुई, और वो इस तरह मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ला जी, अब मैं रीडिंग करने लगा हूं, और ये वही चीजें हैं जो मैं अभी पिछले 5 मिनट से मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं। लो जी, कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस कंट्रोल करते हैं, हमें भी मालूम है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड, उसको शुरू करवाया जाता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएटेड से मुराद स्टार्ट कराना, बाय अ नर्व इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स के जरिए इसको स्टार्ट करवाया जाता है। और ये नर्व इम्पल्स अराइव आती है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये नर्व इम्पल्स किधर आती है मेरा बच्चा? एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब याद रखें, जितने मसल फाइबर्स हैं एक मसल बंडल के अंदर, एक मसल बंडल के अंदर जितने मसल के फाइबर्स हैं, मतलब मसल के सेल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर इनर्वेटेड। इनर्वेटेड मतलब सप्लाइड। एक मसल बंडल को एक सिंगल मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करती है। ठीक मेरा बच्चा? अच्छा, अब देखो, मेरे से गलती हुई, मैं मसल बंडल बोल गया। अब सुनने वाली बात है कि मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स हैं। अब अगर मैं कहूं कि वो मसल फाइबर्स, क्या बोलूं? दोज मसल फाइबर्स विच आर सप्लाइड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन, वो तमाम मसल के फाइबर्स जिन्हें एक सिंगल मोटर न्यूरॉन फराहम है, उन तमाम फाइबर्स को मोटर यूनिट कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मोटर यूनिट। और जैसा कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि जब नर्व इम्पल्स आएगी तो कहने का मकसद ये है कि जितने मसल फाइबर्स को, जितने मसल सेल्स को एक न्यूरॉन कंट्रोल करी होगी, वो एक न्यूरॉन से कंट्रोल शुदा मसल फाइबर्स एक मोटर यूनिट कहलाएंगे। एक क्या कहलाएंगे बेटा? मोटर यूनिट। अच्छा, अब डिफरेंट मसल्स हैं, मसल्स के डिफरेंट एरियाज हैं। अच्छा, वहां पर डिफरेंट मोटर न्यूरॉन्स आ रही होंगी। तो मैं बात कर रहा हूं कि जिन मसल फाइबर्स को एक सिंगल मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करती है, ठीक है बेटा, वो मोटर यूनिट कहलाता है। जिस तरह हमारे कॉलेज में सिर्फ कॉलेज के टीचर्स को एक हेड मिस्ट्रेस कंट्रोल कर रही हैं, या एक हेडमास्टर अगर कंट्रोल कर रहा है, तो वो टीचर्स जिन्हें एक हेडमास्टर कंट्रोल कर रहा है, वो तमाम टीचर्स एक मोटर यूनिट की तरह काम करेंगे, क्योंकि उन तमाम टीचर्स को सेम नर्व इम्पल्स मिलेगी उस हेडमास्टर से।
समझ आ गई बेटा? तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोटर यूनिट। व्हाट इज मोटर यूनिट? तो मेरे बच्चों ने कहना है ऑल द मसल फाइबर्स which are innervated या which are supplied by a single motor neuron, that area of all muscle fibers is called motor unit. and जब नर्व इम्पल्स आती है तो पूरे का पूरा मोटर यूनिट रिस्पॉन्स करेगा, पूरे का पूरा मोटर यूनिट रिस्पॉन्स करेगा। सो दिस होल मोटर यूनिट खुद ब खुद साइमल्टेनियसली, सॉरी खुद ब खुद नहीं, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, तो पूरे का पूरा मोटर यूनिट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली से मुराद एक साथ रिस्पॉन्स देगा बेटा। किसको? उस एक्शन पोटेंशियल को जो कि मोटर न्यूरॉन ने उन्हें दी है, उस एक्शन पोटेंशियल को जो कि मोटर न्यूरॉन ने उन्हें दी है। समझ आ गई सेकंड पॉइंट? तो पता लगा वो तमाम मसल फाइबर्स जिन्हें एक सिंगल मोटर न्यूरॉन आकर तो अपनी नर्व इंपल्स देती है, उन तमाम मसल फाइबर्स ने अब इकट्ठे काम करना है और वो ताबे हैं उस नर्व इंपल्स के जो उस सिंगल मोटर न्यूरॉन से आनी है, और वो सारे के सारे, पूरे का पूरा वो मोटर यूनिट विल कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ तमाम मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो किसने फायर किया है? मोटर न्यूरॉन। अब मेरा बच्चा, मैं टी ट्यूब्यूल के बारे में बताने लगा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टी ट्यूब्यूल्स? द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। तो ये फोटो में अभी अभी हमने देखा था, ये द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर penetrates from this hole beta into deep into the muscle fibers, muscle fiber नहीं सॉरी, deep into the myofibrils, जो कि मसल फाइबर के अंदर थी, myofibrils तक जाएगा। The sarcolemma of the muscle fiber penetrates deep into the cell, पूरे मसल फाइबर के अंदर चला जाएगा। यहाँ सेल जो है वो मसल फाइबर है, ठीक है। टू फॉर्म हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब्स। तो मेरा बच्चा ये हॉलो, हॉलो मतलब स्ट्रॉ की तरह, पाइप की तरह हॉलो, ये देखें अंदर स्पेस है, हॉलो से मुराद अंदर स्पेस है। तो बेटा ये ट्यूब्स बना देता है जो कि डीप इनसाइड द मसल सेल गई हुई होगी, दैट इज मसल फाइबर में। इन ट्यूब्यूल्स को ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगा बेटा? टी ट्यूब्यूल। क्या आ जाएगा? टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन है, द ल्यूमेन ऑफ विच इज कॉन्टिन्यूअस, ल्यूमेन इसका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब अंदर जाकर मिल जाता है किससे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। तो पता ये लगा कि मसल फाइबर्स के इर्द गिर्द, अब देखो तो बेटा ये बाहर फ्लूइड से भी इन कांटेक्ट है, अंदर से भी इन कांटेक्ट है। तो ये देखो ये जो होल्स बने हुए हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं बेटा सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो इस टाइम जहां मेरा एरो है, यहाँ वाले फ्लूइड से भी ये कॉन्टिन्यूअस है और अंदर भी गया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका जो ल्यूमेन है, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन से मुराद ये जो ये होल है ना बेटा, तो ये कोई जैम पैक तो नहीं। तो पता लगा सार्कोलेमा बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी इन कांटेक्ट है और पुत्र अंदर तक जा रहा है, और फिर यही टी ट्यूब्यूल के जरिए ये सार्कोलेमा अंदर तक जा रहा है। और टी ट्यूब्यूल कनेक्टेड है खब्बे सज्जे जानिब से, किससे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे मेरा बच्चा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? लो जी, thousands of T tubules, पुत्र thousands of T tubules of each muscle cell are collectively called T system। तो ये T tubules का बकायदा मेरा बच्चा एक पूरे का पूरा सिस्टम है। ये देखें यहाँ भी ये सुराख सुराख है यहाँ पर, और ये अंदर टी ट्यूब्यूल्स उतरी हुई। यहाँ की जो टी ट्यूब्यूल्स हैं वो पिंक कलर से हम लोगों ने शो की हैं, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल्स जो है वो पिंक कलर से हम लोगों ने शो की हुई। ये टी ट्यूब्यूल मेंशन भी हुई हुई यहाँ पर, ठीक है। और इस फोटोग्राफ में टी ट्यूब्यूल हमने ये इस कलर से शो की है, ये टी ट्यूब्यूल, ये लेबल भी हुई हुई है। तो बेटा पूरे के पूरे मसल फाइबर में टी ट्यूब्यूल्स के इस पूरे सिलसिले को
टी सिस्टम कह देंगे। क्या कह देंगे मेरा बच्चा? टी सिस्टम। लो जनाब, टी ट्यूब्यूल एक्सटेंड्स, अंदर को उतरती है, एंड सर्कल्स द मेयोफिब्रिल। वाह, तो ये जो टी ट्यूब्यूल है ये पुत्र अंदर को उतरी हुई है और इसने पूरा एनसर्कल किया हुआ है, इस पूरे को सर्कल में लिया हुआ है, इस पूरे को घेरा डाला हुआ है टी ट्यूब्यूल ने। तो टी ट्यूब्यूल ने मेयोफिब्रिल को पूरी तरह घेरा डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है मेरा बच्चा? घेरा। और कहां तक गई हुई है? एट द लेवल ऑफ जी लाइन, ए बैंड, आई बैंड जंक्शन, सारों को घेरे में डालती है कौन? टी ट्यूब्यूल। द टी ट्यूब्यूल and the terminal portion of the adjacent envelope of the sarcoplasmic reticulum form triads. अब मेरा बच्चा, ट्रायड आपकी किताब में जो डेफिनेशन लिखी है वो ठीक है, आपने उसी तरह याद करना है, थोड़ा सा रट्टा मार लीजिएगा। लेकिन ट्रायड है क्या? एक टी ट्यूब्यूल जो कि अपने उल्टे और सीधे हाथ वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है। तो पुत्र टी ट्यूब्यूल प्लस उल्टे और सीधे हाथ वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तीनों को 1 2 3, पहला, फिर टी ट्यूब्यूल, फिर दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? ट्रायड। तो टी ट्यूब्यूल एंड द टर्मिनल पोर्शन of the adjacent envelope of the sarcoplasmic reticulum forms triads at regular intervals along the length of the fibril. तो मैंने ट्रायड आपने बच्चों को बता दिया, लेकिन इस डेफिनेशन पे जरा रट्टा मार लीजिएगा। ओके, द नर्व इम्पल्स आई, और आकर अभी अभी हमने उसकी वो देखी थी, क्लिप भी देखा था उसका, कि नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स आकर न्यूरोट्रांसमीटर्स छूटते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उस नर्व इम्पल्स का मैसेज टी ट्यूब्यूल में उतरता है, और टी ट्यूब्यूल से उसके एडजेसेंट, मतलब उसके हमसाया, उसके दो हमसाए ना, एक खब्बे और एक सजे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक चला जाता है वो सारा मैसेज। फिर क्या होता है? उस मैसेज के पहुंचने पर कैल्शियम गेट्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओपन हो जाते हैं, रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द साइटोसोल, मतलब के साइटोप्लाज्म में, और इस तरह वो कैल्शियम के आयंस चले जाते हैं। द कैल्शियम दस बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन, वो ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाते हैं, और ट्रोपोनिन किसको हटा देती है? ट्रोपोमाइसिन को, और इस तरह ट्रोपोमाइसिन पीछे हटकर बाइंडिंग साइट्स या अटैचमेंट साइट्स of the actin proteins are exposed, और फिर cross bridges with myosin can form and contraction occurs। लो जी, इसके साथ ही ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब मेरा बच्चा एक छोटा सा टॉपिक है, ऑल और एक छोटी सी हेडिंग है, ऑल और नन रिस्पॉन्स। क्या मेरा बच्चा? ऑल और नन रिस्पॉन्स। तो मेरा बेटा, ऑल और नन रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक न्यूरॉन एक मसल फाइबर को नहीं, कई मसल फाइबर्स को कंट्रोल कर रही होती है, और वो कई मसल फाइबर्स आपस में एक मोटर यूनिट कहलाते हैं। तो मेरा बच्चा, या तो एक भी मसल फाइबर सेल नहीं सिकुड़ेगा, और अगर सिकुड़ेगा तो फिर सारे ही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसको कहेंगे या तो ऑल रिस्पॉन्स देंगे या फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, तो मोटर यूनिट पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल। यार मैं मसल फाइबर और मसल सेल के लेवल पर, सॉरी मैं चला गया था मसल बंडल के लेवल पर, यहाँ मामला कुछ और निकला। वो कह रहा है कि एक मसल फाइबर के अंदर, एक सेल के अंदर, मैं मोटर यूनिट की बात कर गया, खैर वो अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन यहाँ क्या एक्सप्लेन हुआ यहाँ ये है कि ये देखो, अगर हम फोटोग्राफ देखें तो इस फोटोग्राफ में ये एक मेयोफिब्रिल नहीं बेटा, एक मसल फाइबर में ढेर सारी मेयोफिब्रिल्स हैं। तो वो कह रहा है कि जब इस मसल फाइबर पर क्या आएगी, नर्व इंपल्स आएगी, तो तमाम की तमाम मेयोफिब्रिल्स एक
यूनिट बनकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारी की सारी मियोफिब्रिल्स एक यूनिट बनकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तवज्जो है बेटा, ये नहीं होगा कि ये बाहर वाली सारी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर वाली नहीं हुई ना पुत्र, ऐसा नहीं होगा। सारी की सारी या तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगी या बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। इसको क्या बोलेंगे? ऑल और नन रिस्पॉन्स। दोबारा सुन लें, एक मसल फाइबर के अंदर 50, फॉर एग्जांपल अगर 50 मियोफिब्रिल्स हैं तो 50 की 50 मियोफिब्रिल्स नर्व इंपल्स आने पर 50 की 50 कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ये नहीं कि जी 10 कॉन्ट्रैक्ट होगी और बाकी के 40 कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होता। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल, यानी कि तमाम की तमाम एक मसल फाइबर की तमाम फिब्रिल्स पार्टिसिपेट करेंगी किसमें? कॉन्ट्रैक्शन। द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के किस हद तक कॉन्ट्रैक्शन होती है पुत्र, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन दी कॉन्ट्रैक्शन। अब ये मसल बंडल के लेवल पर है कि मसल बंडल में जितने फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतने ही ज्यादा डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी उस पूरे मसल की, उस पूरे मसल की। द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द होल मसल डिपेंड्स अपॉन the number of muscle fibers that participated in the contraction. मेरा बच्चा एक छोटा सा बॉक्स है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो मेरा बच्चा आर्म सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है पुत्र, तो मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल फाइबर का ऑर्गेनेल है और मसल फाइबर सेल का ऑर्गेनेल है। It is continuous system of sarcotubules. अब यहां पर टी ट्यूब्यूल्स को सार्कोट्यूब्यूल्स कह दिया, इट्स ओके। एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, एंड अराउंड ईच मियोफिब्रिल, और उस मसल फाइबर के अंदर चूंकि मियोफिब्रिल्स हैं तो मियोफिब्रिल्स को भी सराउंड किए हुए कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Sarcoplasmic reticulum is like endoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum endoplasmic reticulum की तरह है but devoid। लेकिन पुत्र रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम्स अटैच थे ना, तो याद रखें राइबोसोम्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड नहीं है। डिवॉइड मतलब लैकिंग, तो इट इज लाइक endoplasmic reticulum without ribosomes, and sarcoplasmic reticulum exhibits highly specialized repeating pattern। और वो हम लोग फोटोज में देख चुके हैं कि एक बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का रिपीटिंग पैटर्न है किसका? ये डार्क ब्लू कलर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डार्क ब्लू कलर का हमें दिख रहा है। लो पुत्र जी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहां से आती है? Number 1, energy for muscle contraction comes mainly from ATP। लो पुत्र, आम रूटीन में अगर आप पे एनर्जी है, आपने खाए पिए हुए हैं, आप कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं आराम से, तो हल्की फुल्की हिलजुल है और आपने ठीक ठाक खाना भी खाया हुआ है, भूख भी नहीं लगी हुई। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम दी ATP। हमें भी मालूम है क्योंकि ATP आएगी, टूटेगी, तो वो ग्लोबुलर हेड्स जिन्हें हम क्या कहते थे, क्रॉस ब्रिजेस, वो उठते थे और ऊपर जाकर बाइंडिंग साइड से अटैच होकर कंट्रैक्शन करा देते थे। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि एटीपी की सप्लाई कहां से आती है। तो शुरू में हमने पढ़ा था कि मसल फाइबर के अंदर मियोग्लोबिन होगी जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, और सार्कोप्लाज्म के अंदर यानी कि मसल फाइबर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ढेरों ढेर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। तो पुत्र वो माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लाइकोजन को जो कि सार्कोप्लाज्म में मौजूद होगी उसको तोड़ेंगे और तोड़ कर एनर्जी बनाएंगे रेस्पिरेशन से। तो सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन्ड बाय एरोबिक ब्रेकडाउन। एरोबिक ब्रेकडाउन मतलब कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के जरिए तोड़कर एटीपी बना ली जाएगी इन मसल सेल, विच कम्स फ्रॉम स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन दी सेल। तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन से हम लोग हासिल
कर लेते हैं। पुत्र जी, व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्यों? शायद मेटाबॉलिक एनर्जी कम पड़ गई है, आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म, तो नतीजा क्या होगा? इट इज, तो जो मोर एनर्जी इट इज प्रोवाइडेड बाय अनदर एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस कॉल्ड क्रेटिनिन फॉस्फेट। तो पुत्र एक एनर्जी स्टोरिंग एक दूसरी सब्सटेंस होगी एटीपी के अलावा, वो क्या होगी? क्रेटिनिन फॉस्फेट। अच्छा भाई, एटीपी अगर कम पड़ रही है तो फिर कौन एनर्जी देगी? क्रेटिनिन फॉस्फेट। अब अगर और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ गई और ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, तो सम टाइम ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी सच एज प्रोलॉन्ग, मतलब आप अगर काफी देर तक रनिंग कर रहे हो या फिर वॉक करी जा रहे हो या कोई स्ट्रेनस मस्कुलर एक्टिविटी आपने की है, तो पुत्र एटीपी की रिक्वायरमेंट को फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए पूरा किया जाता है। तो पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी। दूसरा क्या है? बाय अनदर एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या था? क्रेटिनिन। मैं क्रेटिनिन बोल रहा हूँ, पता नहीं आज मुझे कुछ हुआ हुआ, शायद मेरी नींद नहीं पूरी हुई। ठीक है, तो इट इज क्रिएटिन फॉस्फेट, रिमेंबर दैट, क्रिएटिन फॉस्फेट, इट इज क्रिएटिन फॉस्फेट। क्लियर हो गया बेटा? तो क्रिएटिन फॉस्फेट केमिकल का नेम है जो कि दूसरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो सम टाइम ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ऑफ वेरी हाई मेटल, तो वो हमने पढ़ लिया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन देगी, सॉरी एनारोबिक। लेकिन मेरा बच्चा, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के ये एक नुकसान है, और वो ये है कि मसल के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मसल फटीग का शिकार हो जाएगा। फटीग का लफ्जी मतलब है बेटा एक्सट्रीम टायर्डनेस। मसल फटीग की डिटेल थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, इससे अगला टॉपिक है। तो मसल फटीग हो जाएगी लैक्टिक एसिड जमा होने पर। फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलोगे कि डॉक्टर साहब मैं कल को 2 घंटे साइकिल चलाता रहा और 2 घंटे मैं कोई वॉक करता रहा, तो डॉक्टर साहब मेरे मसल्स मेरा कहना नहीं मान रहे, मुझे एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा फिर रेस्ट करो। रेस्ट करने पर क्या होगा कि पुत्र ऑक्सीजन की मदद से 5 में से, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 5 में से एक मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, 5 में से 1 आउट ऑफ 5, क्या मेरा बेटा? 1 आउट ऑफ 5 ऑफ द लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली। लैक्टिक एसिड के 5 मॉलिक्यूलों में से एक मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके जो बाकी के 4 लैक्टिक एसिड हैं उन्हें वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो ये थी कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि लैक्टिक एसिड जो कि मसल फटीग के दौरान बनता है उसका क्या होता है, उसका बाद में क्या बनता है उस लैक्टिक एसिड का। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग फिर बोलोगे कि एट रेस्ट 1 out of 5 of the lactic acid, 1 molecule out of 5 molecules of the lactic acid is broken aerobically with the help of oxygen, and then उससे निकलने वाली एनर्जी को हम यूज करते हैं to change the remaining 4 molecules of lactic acid into glucose। क्लियर हो गया बेटा? और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक ये है कि मसल फटीग क्या होती है। तो पता है मसल फटीग एक्सट्रीम टायर्डनेस है, ठीक है? ये कब होती है बेटा? मसल फटीग, सॉरी ये क्या होती है? तो मसल फटीग इज अ स्टेट, एक ऐसी हालत है कि फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी, फिजियोलॉजिकल मतलब मसल की फंक्शनल एबिलिटी खत्म हो गई। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी से मुराद फंक्शनल, मसल के फंक्शन करने की जो सलाहियत है, मसल के फंक्शन करने की जो एबिलिटी है वो खत्म होगी बेटा। तो फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी हो गई है टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया मेरा पुत्र? मसल फटीग, उसकी जो टायर्डनेस है, उसकी जो काम करना मसल जो छोड़ गया है, वो क्यों
क्यों इस तरह हुआ है? रिजल्ट्स फ्रॉम रिलेटिव डेफिसिट ऑफ एटीपी। एक तो एटीपी नहीं मिल रही, उसके बाद अंदर लैक्टिक एसिड जमा है। समझो है बेटा? सो मेरा बच्चा, व्हेन नो एटीपी इज अवेलेबल, जब एटीपी अवेलेबल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्चर्स। कॉन्ट्रैक्चर्स बेटा मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्चर्स की ही आप समझ लें कि कॉन्ट्रैक्चर्स की का मतलब लिखा हुआ आगे, स्टेट्स ऑफ लॉजी, स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्चर्स को क्या बोलोगे बेटा? स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। मसल अकड़ा रहेगा, मसल की रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी खत्म होगी, यानी रिलैक्स होकर कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं। क्यों? बिकॉज न्यू एटीपी है नहीं, तो क्रॉस ब्रिजेस आर अनएबल टू डिटैच। तो हमने पढ़ा था, हमने देखा भी था पिछली वीडियोस में कि क्रॉस ब्रिज को एटीपी मिलेगी तो वो पुरानी बाइंडिंग साइट को छोड़ेगा। लो पुत्र जी, एटीपी का कमी, एटीपी की कमी होना एंड एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, या फिर आयोनिक इम्बैलेंस, मतलब के पसीना ज्यादा बह गया, आपके सॉल्ट्स ज्यादा निकल गए हैं, या फिर किसी वक्त होता है मोशंस जब लगते हैं तो बंदे के बाद में बेटा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फिर रिलैक्स नहीं हो रहे होते और मसल्स अकड़े हुए होते हैं। तो पुत्र एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस आयंस का इम्बैलेंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू मसल फटीग। तो मसल फटीग की तीन वजूहात हैं। नंबर 1 एटीपी की कमी, नंबर 2 क्या था? लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन, और नंबर 3 आयोनिक इम्बैलेंस। उत्तर जी, लैक्टिक एसिड विच कॉजेज मसल पीएच टू ड्रॉप। अच्छा अब सुनो, एटीपी थी नहीं तो क्रॉस ब्रिज ने उसको छोड़ा नहीं, मसल अकड़ गया। अच्छा, लैक्टिक एसिड से क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा? वो मसल की पीएच को ड्रॉप कर देता है, मतलब कि एसिडिक माहौल हो जाता है, और इस तरह मसल एक करता है, मसल में दर्द होती है, and it causes extreme fatigue by breaking glucose। तो पता लगा था कि वो ग्लूकोज ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया, और लैक्टिक पीछे ग्लूकोज बची कोई नहीं। तो वो फिर अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि फिर जब हम रेस्ट करेंगे तो एक लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल को एरोबिकली तोड़ा जाएगा, पांच में से एक को तोड़ा जाएगा, और उसकी एनर्जी 4 को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने में लगा दी जाएगी, और इस तरह मसल फटीग रेस्ट करने से दूर होती है अगर उसकी वजह लैक्टिक एसिड हो। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज किया करें। तो द अमाउंट ऑफ वर्क अ मसल डज इज रिफ्लेक्टेड इन चेंजेस इन द मसल इटसेल्फ। तो बेटा जितना मसल से काम लोगे, मुनासिब काम जितना लोगे, उतना ही ज्यादा मसल अच्छा हो जाएगा और मसल के अंदर मुस्बत चेंजेस आएंगी। When muscles are used actively, दूसरे लफ्ज में आप उठे हैं, आपने उठकर पानी पी लिया है, आप मुलाजमों को ज्यादा तंग नहीं कर रहे, खाना भी खुद ही ले लेते हो, घर में चलते फिरते रहते हो, वॉक करते हो, शाम को जिम शिम भी जाते हो, तो बेटा when muscles are used actively, okay, muscles increase in size, मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ठीक है, और मसल्स का साइज बड़ा होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड मसल्स बिकम मोर एफिशिएंट एंड फटीग रेजिस्टेंट। मसल ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, और मसल फटीग रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। गॉट इट? अच्छा भाई, कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस जो हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस जिसमें काफी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है आपकी बॉडी में, वो है स्विमिंग, जॉगिंग, फास्ट वॉकिंग किया करें। रिजल्ट इन सेवरल चेंजेस इन दी स्केलेटल मसल्स। पुत्र मेरे मसल्स वीक हो गए थे तो फिर मैंने वॉक शुरू की हुई है, तो अब वॉक की वजह से मुझे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लगती है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी वॉक करने से, फास्ट वॉकिंग से, रोजाना आधा घंटे की वॉकिंग से कैपिलरी सराउंडिंग द मसल फाइबर्स बढ़ गई हैं, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ गए हैं, इंक्रीज इन नंबर हो गए हैं, कैपिलरीज भी बढ़ गई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ गए हैं, एंड फाइबर सिंथेसाइजेस मोर मेयोग्लोबिन, और मेरा मसल फाइबर ज्यादा मेयोग्लोबिन बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर सके।
तो पुत्र मेरे अंदर मायोग्लोबिन बन गई फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बन गए। नंबर 3 कैपिलरीज ज्यादा फैल गई मेरे मसल्स के अंदर। तो अल्लाह ने सेहत दी और कैपिलरीज, माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन खासे बढ़ गए। तो ये एक फर्क पड़ा एक्सरसाइज करने से मसल की। These changes result in more efficient muscle metabolism and resistance to fatigue. तो इस तरह मेरा बच्चा मसल ज्यादा अच्छा मेटाबॉलिज्म कर सकता है और रेजिस्टेंस टू फटीग हो जाती है कि एक्सट्रीम टायर्डनेस बंदे को कभी भी नहीं होती अगर उस पर कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए, क्योंकि वो रोजाना एक्सरसाइज करता था और उसके मसल्स डेवलप हुए हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एट्रोफी? एट्रोफी का मतलब है बेटा डी जनरेशन ऑफ द सेल्स। मसल के सेल्स डी जनरेट हो सकते हैं, टूट फूट का शिकार हो सकते हैं अगर आप अपने आप को कंप्लीटली इमोबिलाइजेशन कर लो। इमोबिलाइजेशन क्या, आपने हरकत ही नहीं करनी। तो कुछ लोग बेचारे जो बेड रेस्ट पर चले जाते हैं या जिनको कोई बैकबोन का या स्पाइनल कोई इशू हो जाता है, तो वो बेचारे कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल्स हो जाती है उनकी, और इस तरह दिस लीड्स टू मसल वीकनेस एंड सीवियर एट्रोफी। एट्रोफी मतलब अंदर डीजनरेशन ऑफ सेल्स होती है। लो मेरा बच्चा, आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह के ईमान में रहो आप लोग सब, ठीक है बेटा? तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है जी? अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। अपने सर अफजल को इजाजत दो। खुदा हाफिज।